जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, यानी हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो खराब है, हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तथा वे अंग जो इन पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उस अंगों को हम उत्सर्जन अंग कहते हैं, और इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा एक उदाहरण से। जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, और कोई लड़का क्या कर रहा है? बदमाशी कर रहा है। उसको हम क्या कर देंगे? तुरंत बोलेंगे उठो और भागो यहाँ से तुरंत। उसको क्या कर देंगे? क्लास से बाहर। तो उसको क्लास से बाहर किया क्यों? क्योंकि वो उत्सर्जी पदार्थ था। ठीक है, किसी काम का तो था नहीं, फालतू बहस कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हमने बाहर कर दिया। और इसके साथ साथ जिसने बाहर किया वो कौन है? मैं हूं। तो मैं क्या हो गया? वो उत्सर्जी अंग हो गया जिसने उसको बाहर किया। ठीक है, और ये बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो उत्सर्जन में क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो अब समझते हैं उत्सर्जी अंग। देखिए, उत्सर्जी अंग कुल 5 होते हैं। कौन कौन से? तो पहली चीज तो हो गई त्वचा। क्या हो गई? त्वचा। और दूसरा क्या हो गया? फेफड़ा, जिसको हम लंग्स कहते हैं, फेफड़ा। सही ना। तीसरा क्या है? बढ़िया। चौथा यकृत। पांचवा है वृक्क। सही ना। सबसे पहले हम त्वचा के बारे में समझते हैं, त्वचा करता क्या है। तो देखिए, त्वचा का प्रमुख काम होता है पसीना को बाहर निकालना। पसीना भी क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होता है। देखते हैं गर्मियों के मौसम में त्वचा से क्या होता है? पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ सीबम। सीबम का मतलब होता है तैलीय पदार्थ। जैसे देखते हैं गर्मियों के मौसम में या सो के जगते हैं तो इधर कुछ तैलीय पदार्थ जमा हो जाता है। सही ना। तो तैलीय पदार्थ को भी बाहर कौन निकालता है? सीबम को। तो वो त्वचा निकालती है। इसके साथ साथ नमक। नमक को भी त्वचा निकालता है। अब आपको लगेगा कि हमारे शरीर से नमक निकलता है। गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि जब गर्मी में ब्लैक कपड़े का यूज करें, आप काला कपड़ा, सही ना, तो जब काला कपड़ा पहनते हैं और पसीना वगैरह हो जाता है तो देखते हैं उस कपड़े पर सफेद सफेद सी लाइनें पड़ जाती है। वो कैसा होता है? वो क्या होता है? वो नमक के कण होते हैं। आपको अगर टेस्ट करना तो उसको टेस्ट भी करके देख लीजिएगा, नमक जैसा लगता है कि नहीं लगता है। सही ना। तो ये हो गया त्वचा। इसके साथ साथ त्वचा एक सेंस ऑर्गन है, जो कि हम सेंस ऑर्गन के चैप्टर में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इत्यादि गैसें लेते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं तो क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसके साथ साथ ये वाष्प को बाहर निकालता है। तो आपको लगेगा वाष्प बाहर निकालता है। वाष्प जानते हो? वाष्प क्या होता है? जल का वाष्प, गैसीय रूप वाष्प होता है। सही ना। तो ये वाष्प को भी क्या करता है? बाहर निकालता है। कुछ लोग को लगता है कि वाष्प को कैसे बाहर निकालता है, हमने तो कभी देखा नहीं। तो देखिए, ठंडी के मौसम में अक्सर आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो इसमें देखते हैं एकदम भाप की तरह दिखाई देता है। तो वो जो भाप दिखाई देता है उसी को वाष्प कहते हैं। तो ये गर्मियों में क्यों नहीं दिखाई देता? गर्मी में भी निकलता है, लेकिन गर्मी में टेम्परेचर हाई होने के कारण इसमें जो वाष्प में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो विघटित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडी के मौसम में टेम्परेचर लो होने के कारण ये विघटित नहीं हो पाते, इसलिए साथ में रहते हैं और हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बलगम। बलगम का मतलब होता है जैसे कि जुकाम उकाम पकड़ ले, सही ना, जुकाम पकड़ ले तो जो नाक से निकलता है, कहना उसको कह लीजिए, बायोलॉजी की भाषा में उसको बलगम कहते हैं। सही है। ये बलगम को निकालने का काम ही फेफड़ा करता है। आपको लगा फेफड़ा नाक करता है, फेफड़ा कैसे? अरे भाई, फेफड़ा है उसको क्या करता है? जैसे कभी होता है जुकाम पकड़ लेते, एक नाक दाग कर तेजी से प्रेशर देते हैं तो बाहर आता है। तो जो प्रेशर आया ना, प्रेशर वो कहाँ से आया? फेफड़ा ने दिया। ठीक, तो केवल नाक ही नहीं, फेफड़ा ये सब काम करता है बलगम को निकालने। इसके साथ साथ ना बलगम कभी कभी कफ भी हो जाता है। कफ तो इंसान से करता है को क्यों? तो वो प्रेशर लाने के लिए, ताकि वो बलगम बाहर आ सके। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में अभी पाचन तंत्र में तो हमने पढ़ा ही रखा था कि बड़ी आंत में भाई पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन, इसमें नहीं है, सॉरी, पाचन तंत्र वाले टॉपिक में है। वो क्या करता है कि जो भोजन आपने खाया, जो अनपचा भोजन रह गया, उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। किसके रूप में? खाली के रूप। अच्छा, एक बात और, इसके पहले हमने पाचन तंत्र का वीडियो पढ़ा रखा है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भी हम वीडियो पढ़ा रहे हैं ये कंपटीशन की दृष्टि से है, या इसके साथ साथ आप अगर 12th वाले या 10th वाले टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हो तो वो भी इस वीडियो को आसानी से देख करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पाचन तंत्र नहीं देखा हो तो इसके पहले जाकर के पाचन तंत्र को डिटेल में देख लें। ठीक, तो बड़ी बात आपको वहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है यकृत, लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे शरीर में ना एक गैस बनती है जिसका नाम है अमोनिया, जो कि बहुत खतरनाक होती है।
तो ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। अब आप पूछेंगे कैसे अमोनिया खतरनाक होती है, तो बस ऐसे समझिए, ये अमोनिया ना ज्यादा अच्छा एक बात और, यकृत ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और यूरिया जो होता है यूरिन में मिल जाता है, यूरिन यानी पेशाब में मिल जाता है। अमोनिया जो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है वो 2 से 3 घंटे के बाद पुनः से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। और ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को पेशाब लगी है तो याद रखिए 2 से 3 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नहीं लीजिए, अन्यथा वो दोबारा से अमोनिया में बदल जाएगा और आपके शरीर के लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक। आपने कई बार सुना होगा कि उनकी नसें फट गई हैं किसी व्यक्ति की, सही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसी की वजह से होता है कि अमोनिया यूरिया में जाता है और यूरिया दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके शरीर के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, लीवर, यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके साथ साथ ब्रिक, यूरिया यानी पेशाब का उत्सर्जन करता है, जो यूरिया किसमें होता है, पेशाब में होता है। इसके साथ साथ पेशाब में और भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी होता है थोड़ा बहुत पेशाब की मात्रा। यही कारण है ना अमोनिया कितना खतरनाक आप समझ सकते हैं। पहली बात तो बहुत तेजी से दुर्गंध देता है, और दूसरा ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर सार्वजनिक स्थान होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, तो जहाँ पर वो शौच के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं ना कि पेशाब वगैरह जहाँ करते हैं वहाँ पर जो दीवार होती है धीरे धीरे खराब हो जाती है, और आने वाले लंबे समय के पश्चात दीवार भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसका कारण क्या है, उसमें यूरिया था, और यूरिया बहुत ही खतरनाक होता है, वो दीवार गिरा सकता है। सोचिए आपके शरीर में क्या कर सकता है, इसीलिए रेस्ट ना करें, ठीक। चलिए आगे हम अब इस 5 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उत्सर्जन का वो है ब्रिक यानी किडनी। तो किडनी के बारे में समझते हैं। देखिए किडनी की संख्या 2 होती है, सिंपल है। ये बीज, इसका आकार जो होता है बीज के सेम के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन सेम के आकृति के जैसा होता है, उतना छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, ठीक। इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अधिब्रिक ग्रंथि। ग्रंथियां जनरली क्या करती है ना, वो कोई ना कोई एक रस रिलीज करती है जो इनको एक्टिव किए रहता है, सही ना, अपना काम तक ये करते रहे। तो 2 ब्रिक है, इसमें देखिए इस साइड का बायां, इस साइड का दायां। आपको लगेगा सर वो दायां होना चाहिए, बायां, उल्टा कैसे होता है, क्योंकि अब ऐसे है ना, आप बताओ मेरा इधर बायां इधर दायां, तो दायां वाला जो किडनी होता है इसी के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, लीवर। तो देखो बाएं साइड अमाशय होता है, दाएं साइड क्या होता है, लीवर। लीवर के दबाव के कारण जो दाहिने तरफ की किडनी है वो हल्का नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये किडनी हो गया, और किडनी के निचले सिरे से 2 पतली ऐसे नली निकलती हैं जिसमें से पेशाब यहाँ पे आके स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। और जहाँ पे स्टोर होता है उसे मूत्राशय कहते हैं, और जिस रास्ते से बाहर निकल जाता है उसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं, सही ना। अब देखिए यहाँ पर 2 नलियां आ रही हैं, एक का नाम है धमनी, एक का नाम है सिरा। अब जानते हैं एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फंसाता है। हमारे शरीर में जितने भी शुद्ध रक्त है वो धमनियों में से प्रवाहित होते हैं, धमनियों से अलग शरीर के अलग अलग अंगों तक जाते हैं। हृदय से निकलते हैं, धमनी से होती है, शरीर के सभी अलग अलग अंगों तक जाते हैं, तो यानी कि वो शुद्ध रक्त जाते हैं। इसके साथ साथ और जब वो शुद्ध रक्त में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसका जब सभी अंग यूज कर लेते हैं तो ब्लड को वापस भेजते हैं, वापस जब आता है तो वो सिराओं से होकर के आता है, यानी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शरीर का जितने अशुद्ध रक्त है वो आते हैं किडनी में। तो किससे आते हैं, धमनी से। और जब किडनी उसका छान करके वापस भेजती है ब्लड को तो वो जाते हैं सिराओं से। तो जब छान करके भेजेगी तो ब्लड शुद्ध हो जाता है, और आ रहा था तो ब्लड अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है, याद रखिएगा। किडनी के पास महाधमनी में शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त रहता है, और जबकि किडनी के पास सीरा में शुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे तो रहा बाहर से, अब अंदर समझते हैं किडनी के बारे में। तो देखिए किडनी का ये जो सबसे पहले ऊपरी लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। इधर लिखती है, सबसे ऊपरी लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। तो याद रखिएगा यम से मध्य, यम से मेडुला, तो बाहर वाले कॉर्टेक्स। और इसके साथ साथ ये जिस झिल्ली, इसके ऊपर भी एक आवरण होती है, पतली झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। जैसे हृदय के ऊपर भी एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिकार्डियक कहते हैं, ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और देखिए धमनी और सिराएं जहां से इससे जुड़ी होती है उसे रीनल धमनी और रीनल सिराएं कहते हैं, तो ठीक है। और इसका जो ज्वाइंट पॉइंट है, जैसे ये रीनल धमनी हो गया, रीनल सिराएं, जो ज्वाइंट पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम। इसलिए रीनल हाइलम के नाम से भी जानते हैं प्रवेश द्वार को पूरा, ठीक। इस प्रवेश द्वार रीनल हाइलम में अमोनिया की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, मतलब पाया तो जाता है यूरिया, उसमें अमोनिया की सांद्रता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब वृक्क के बारे में देख लेते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो ये हमने बता ही दिया आपको कि सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग 5 में से कौन है, किडनी है। इसके साथ साथ इसका काम है रक्त को छानना।
किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना, शुद्धिकरण नहीं, रक्त को छानना। अब छानना और शुद्धिकरण में क्या अंतर है, तो बस आप ऐसे समझिए कि देखिए अब हम कह रहे हैं कि एक शुद्ध पानी और एक छाना हुआ पानी, दोनों में क्या अंतर है, तो समझिए। जैसे शुद्ध पानी का मतलब जो पानी पीने लायक है, आप पी सकते हैं। छाना हुआ पानी का मतलब क्या है? जैसे आप मिट्टी वगैरह मिला दिए, घोल दिए पानी में, सही ना, इसके बाद आप ला करके उस पानी को किसी कपड़े से, पतले कपड़े से क्या कर दे रहे हैं? छान दे रहे हैं। तो क्या छानने के बाद जो पानी मिलेगा, क्या उसको आप पी सकते हैं? नहीं, उसमें भी अभी भी मिट्टी के कण पाए जाएंगे, तो छानना होगा। और शुद्ध का मतलब जो पानी आप पी सकते हैं उसे शुद्ध कहते हैं। जैसे ही शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन को मिलाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त। जबकि यहाँ छानने का मतलब है कि जो शरीर की कोशिकाओं से यूज हुआ रक्त आया है धमनी, यहाँ पर धमनी से, रीनल वाली धमनी से, उसमें बहुत तरह के जैसे यूरिया भी पाए जाएंगे, सही ना। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे रहेंगे जो अनुपयोगी हो, ऐसे कुछ अगर पदार्थ है तो उनको क्या कर लेगा? छान लेगा और शुद्ध रक्त को भेज देगा। तो ये क्या करता है? छानता है, शुद्धिकरण नहीं। ठीक, शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। इस फेफड़ा को हम आगे अभी श्वसन तंत्र में हम समझाएंगे आगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसका प्रमुख कार्य क्या है? पेशाब का निर्माण। ठीक, यहाँ तक तो आसान है, पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है। पीएच वैल्यू को नियंत्रित करने का मतलब क्या? एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ को नियंत्रित कौन करता है, सही ना। तो कौन करता है भाई? तो इसको करने, अम्लीय और क्षारीय को नियंत्रित करने वाला काम, तो देखिए केवल अम्लीय पदार्थों को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पित्तरस करता है, सही ना। तो ये याद रखेगा, वो अलग बात है। यहाँ पर किडनी का ये काम ये भी है कि पीएच वैल्यू को नियंत्रित करना। अगर ज्यादा अम्लीय तो क्षारीय करना, क्षारीय है तो अम्लीय करना, यानी मिला जुला के सब उदासीन करना। तो देखिए भाई, अम्लीय और क्षारीय को नियंत्रित करना ही पीएच को नियंत्रित करना है। इसके साथ साथ है जहर को निष्क्रिय कर देना। अगर कोई जहर, इंसान ने जहर खा लिया है तो उसको ये क्या करता है? निष्क्रिय करने का काम करता है। लेकिन जहर इतने असरदार हो जाते हैं तो ये निष्क्रिय नहीं कर पाता। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है और उसकी मृत्यु हो गई, इसका जांच कैसे करेंगे कि उन्हें जहर से मृत्यु हुई है? तो इसके लिए क्या चेकअप कराना होगा? किडनी। तो बच्चे तुरंत टिक लगाते हैं, किडनी नहीं भाई। किडनी क्या करता है? जहर को निष्क्रिय करता है। सबसे पहले डैमेज कौन होगा? लीवर। इसके बाद कौन होगा? किडनी, सही है ना। तो याद रखिएगा, जहर को निष्क्रिय करता है। जबकि अगर आप कोई भी व्यक्ति जहर वगैरह खाया, उसकी डेथ हो गई है, तो उसे चेक क्या कराया जाएगा? लीवर, यकृत। ठीक, तो इसके जस्ट हम आगे चलें तो देखिए किडनी की संख्या 2 होती है, भार इसका 140 ग्राम होता है, ये हमने बता ही दिया। इसके साथ साथ इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। यानी ये पूरा बना किससे होता है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी जस्ट थोड़ा सा आगे समझते हैं, ठीक है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला, प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहते हैं। अमोनिया की सांद्रता यहाँ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो चलिए देखिए नेफ्रॉन की संरचना क्या। पहले तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? यूरिन का निर्माण करना। इसमें नेफ्रॉन में 3 प्रक्रम होते हैं, निस्पंदन, अवशोषण और अपवहन। तो चलिए इसकी पहले संरचना में देखिए, सबसे आगे वाला जो भाग है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, बीच वाले भाग को बोमेन संपुट कहते हैं, और पीछे वाले भाग को पूंछ कहते हैं, ठीक है, टेल। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या है उसको समझिए। इसका काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम निस्पंदन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई तरल पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है, जैसे पानी, और कोई गैस पदार्थ है, उसमें से ठोस के कणों को क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना, अलग कर लेना। ये क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। जैसे यहाँ अशुद्ध रक्त आता है, उस अशुद्ध रक्त में उपस्थित यूरिया, सही ना, और ग्लूकोज, जो भी मात्रा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इत्यादि सब को ठोस के कणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, और उस रक्त को क्या कर देगा? वापस कर लेने देगा, ठीक है। तो रक्त को से कणों को छानना होता है, शुद्ध कणों को छान लेना और शुद्ध रक्त को वापस भेजना है। कौन कर देता है? ग्लोमेरुलस। लेकिन ये इतना खचरा होता है कि ये जो शुद्ध पदार्थ, जैसे जो ब्लड में अभी काम लायक है वो भी, जो काम लायक नहीं है वो भी, सबको क्या कर लेगा? अवशोषित। तो भाई इसने अवशोषित किया, और इधर हमको केवल यूरिया को अलग करना था, इसने ग्लूकोज वगैरह सबको अवशोषित कर दिया। तो इसका बीच वाला भाग है जिसका नाम है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट उसको कहेगा ब्लड कभी रुको, अभी जा रहा नहीं है, इसके आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करेगा। जैसे यूरिया, सुक्रोज इत्यादि सब आया है, तो उसमें यूरिया को क्या कर लेगा? अलग कर लेगा, और सुक्रोज को भी अलग करेगा, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है, और सुक्रोज को वापस कहेगा ब्लड को तुम लेकर के जाओ इसे वापस, ठीक है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों को अभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये करता क्या है? पुनः से अवशोषण करेगा और यूरिया को क्या कर लेगा? उसमें से अलग, जो अब ग्लूकोज
और यूरिया दोनों को इसने खींच लिया था ग्लोमेरुलस ने, अब वो दोनों को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। ये अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस या अपवहन कहलाती है। ठीक है, तो यूरिया सुक्रोज जैसे पदार्थ को अलग करना, तो यूरिया को भेज देगा पेशाब के निर्माण में और सुक्रोज को वापस भेज देगा ताकि ब्लड उसको क्या करे, वापस लेकर के जाए। अब ये पेशाब का निर्माण हो चुका है, ठीक है, उसको वापस भेज देगा कहाँ पर, किडनी के माध्यम से। किडनी में जो भी है वाहिनी नली से होते हुए मूत्राशय में एकत्रित कर देगा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं पेशाब में क्या क्या पाया जाता है, यानी यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले बात, जल पाया जाता है कितना, 95%। जल कितना होता है, 95%। यूरिया कितना होता है, 2%। तो अभी भी कितना, 3% बाकी। तो 3% में और भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो यूरिन होता है इसका पीएच मान कितना आता है, 4.8। अगर पीएच मान 4.8 है तो 7 से कम रहता है पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू रहता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, स्वभाव में अम्लीय। और इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। तो ये पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। अगर यूरोक्रोम की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा पीला होगा, यूरोक्रोम की मात्रा कम होगी तो कम पीला होगा। गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। चलिए अब इसमें बीमारी देखते हैं, किडनी में क्या क्या बीमारी होती है। एक बीमारी होती है यूरेनिया। क्या होती है, यूरेनिया। यूरेनिया बीमारी कब होती है, जब अमोनिया की क्या हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा हो जाए। अभी तो मैंने बताया गंध का किसके कारण होता है, अमोनिया। और अमोनिया में ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें गंध ज्यादा आएगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पेशाब करने के बाद गंध ज्यादा आती है। तो इसका कारण क्या होता है, उसमें यूरेनिया रोग होता है। ये नॉर्मल रोग है और ये सही भी हो जाता है। इससे मूत्र में गंध क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है गोट यानी गठिया, यूरिक एसिड। जब मनुष्य के शरीर में गठिया रोग जो होता है ये यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है किडनी में तो उसमें क्या हो जाता है, गठिया रोग। जैसे कभी कभी होता है ना कि बुढ़े हो जाते हैं तो उनका हाथ इधर उधर नहीं किया जाता है, बैठते हैं तो ये बहुत दर्द करता है। सही है ना, ऐसे हाथ वगैरह उठाते हैं तो बहुत दर्द करता है। इसका कारण क्या है कि जहां पर दर्द करता है वहां पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। ये यूरिक एसिड किडनी में भी बढ़ सकता है तो किडनी में बीमारी हो जाती है गठिया, जोड़ों में दर्द इत्यादि होने लगेगा। पथरी, देखिए किडनी में ना सबसे बड़ी बीमारी है पथरी। पथरी को हम स्टोन कहते हैं। ये किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण होता है। किसके कारण, कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण। लास्ट में किडनी खराब हो जाना। किडनी को हिंदी में ना गुर्दा कहते हैं, हिंदी में नहीं, वो उर्दू भाषा में उसे गुर्दा कहते हैं। हिंदी में तो उसे ब्रिक कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। किडनी जब खराब हो सकती है ना तो इससे ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। एक बात और, किडनी की संख्या 2 पाई जाती है। अगर एक किडनी आपकी खराब भी हो जाती है, निकाल भी लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन बस ये रिस्क है, जैसे 2 है तो एक किसी तरह से डैमेज हुआ तो एक पर काम करते रहेंगे, लेकिन एक है तो अगर डैमेज हुआ तब नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब तक डैमेज नहीं हुआ तब तक आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। सिर्फ आपको कोई कमजोरी किसी भी तरह का कोई भी चीज फील नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा किसी इंसान का मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने पर किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो उनके ही फैमिली में जो ब्लड रिलेशन हो उसमें क्या होता है, किसी का अगर किडनी वहां पे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है तो एक किडनी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर आप किडनी किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जिस व्यक्ति का डेथ हो चुका है, सही ना, तो जानते हैं वो उसके शरीर से किडनी निकलने के मात्र 48 घंटे के अंदर फिट हो जानी चाहिए। अगर 48 घंटे से ज्यादा समय लगते हैं तो किडनी फिट नहीं हो पाएगी। इसीलिए कभी कभी देखते हैं तो एक डेड बॉडी आपके सामने होती है, कोई व्यक्ति होता है जो बीमार है जिसकी किडनी खराब है, तो उस डेड बॉडी में से किडनी निकाल करके ऑपरेशन करके उसमें क्या कर देंगे, सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 48 घंटा के अंदर अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जानी चाहिए, अन्यथा ये ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता डेड बॉडी में से। चलिए अब हम समझते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, यानी कौन कौन से जीव कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो देखिए एक होता है लासा या गोद। ये लासा कौन उत्पन्न करता है, पादप यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हिंदी नाम है, पादप यानी विज्ञान का भाषा है पादप। ठीक है, लासा या गोद उत्सर्जित करता है। ये बात है यूरिया उत्सर्जन। यूरिया का उत्सर्जित तो देखो हम लोग जो यूरिन उत्सर्जित करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा यूरिया होती है, इसीलिए इसमें स्तनधारी जीव आते हैं। अब स्तनधारी जीव में मनुष्य और पशु होता है। जैसे स्तनधारी का मतलब होता है स्तन रखने वाले या जिनको स्तन होते हैं। तो कोई ऐसा शब्द सुन करके ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है केवल महिलाएं ही स्तनधारी होती है, पुरुष नहीं होती है। गलत सोच रहे हैं आप, ये ना दोनों होते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं। हाँ, लेकिन चूंकि जो महिलाएं होती है उसमें स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण उनके स्तन का विकास होता है, जबकि पुरुषों में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो इस बात से कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, मनुष्य में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों स्तनधारी जीव हैं।
चलिए अगला हम समझते हैं अमोनिया का उत्सर्जन। तो अमोनिया उत्सर्जन कौन करता है, देखो इसको यूरिया उत्सर्जन करता है तो यूरियोटैलिक, अमोनिया उत्सर्जन करता है अमोनियोटैलिक, ग्वानिन उत्सर्जन ग्वानोटैलिक। जैसे यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, और कीट छोटे छोटे जीव करते हैं, ठीक है। ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है, मकड़ी, जो मकड़ियां होती है किसके उत्सर्जन करती है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में ग्वानिन का। यूरिक एसिड पक्षी और सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव जैसे सांप वगैरह हैं, ठीक है, पक्षी तो अब ये जबकि किसका मतलब उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का, ठीक है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, और इस टॉपिक को एकदम तैयार रखिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग मिले संतंत्र में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।